Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the comparison of 3 and 4 level laser system. In previous article we have already discussed about the rate equation for 4 level laser system, 3 level laser system and 2 level laser system. Also we have discussed about the population inversion for 2 level laser system, 3 and 4 level laser system. So now we are going to compare 3 level laser system with the 4 level laser system. So first of all we will see the 3 level laser system. 3 लेवल लेज़र सिस्टम जिस तरह के हमने पहले प्रीवियस तमाम आर्टिकल्स में यही बात की है कि इसमें 3 लेवल होंगे हमारे पास। एक लेवल एनर्जी लेवल E1 होगा, दूसरा E2 होगा, तीसरा E3 होगा। E1 के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद N1 है, E2 के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद N/2 है और इसी तरह E3 के ऊपर पॉपुलेशन ऑफ द एटम्स विल बी N3। इसी तरह यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन निकालते हैं। तो देखिएगा थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे N2 माइनस N1 है। हालांकि हम डिस्कस तो 3 लेवल के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट हमें 2 लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो ये बात कॉमन है कि यहाँ पर हमारे पास जो 3 लेवल होगा, थर्ड स्टेप जो होगा, यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ द एटम्स विल बी लेस, बहुत ही ज़्यादा कम होगी इन दोनों के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर हम जब यहाँ पर जब पंपिंग सोर्स अप्लाई करते हैं ग्राउंड स्टेट E1 स्टेट के ऊपर, तो यहाँ से एटम्स ऊपर चले जाते हैं E3 स्टेट के ऊपर। यहाँ पर बहुत ही कम टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि 10⁻⁻⁸ के राउंड अबाउट यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और फिर फ़ौरन नीचे स्टेट के ऊपर आ जाते हैं। ये वाली स्टेट इसके लिए मेटास्टेबल स्टेट होती है। अब मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर टाइम जो होता है वो 10⁻समथिंग होता है, 10⁻³ के राउंड अबाउट इक्वल होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि E3 स्टेट के ऊपर एटम्स बहुत कम टाइम के लिए स्टे करते हैं, लेकिन E2 ये वाली स्टेट जो है मेटास्टेबल स्टेट, दरमियानी स्टेट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए से यहाँ पे स्टे करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि पहले ही एटम्स की तादाद बहुत कम होती है और अगर यहाँ से एटम्स ऊपर आते भी हैं तो बहुत कम देर के लिए यहाँ पे स्टे करते हैं, तो फ़ौरन नीचे आ जाते हैं। तो ये वाला जो स्टेप है ये इग्नोरेबल होता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि थ्रेशोल्ड जो पॉपुलेशन ऑफ द एटम्स है वो N2 माइनस N1 ही होगी। और इसके अलावा हमने यहाँ पे ये देखें कि N3 इज़ नो नंबर ऑफ़ एटम्स फॉर E3 स्टेट विच इज़ वेरी लेस इन अमाउंट के लिहाज से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेस होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं E2 और E1 दोनों को आपस में कंपेयर करवाते हैं। तो इस तरह थ्रेशोल्ड कंडीशन जो हमारे पास बनती है फॉर 3 लेवल लेज़र सिस्टम वो N2 माइनस N1 होती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली N1 की और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, क्योंकि यही चीज़ हमने आगे जाके यूज़ करनी है कंपैरिजन करवाने के लिए। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स की। अब ज़ाहिर है बेशक यहाँ पे 2 एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, एटम की पॉपुलेशन 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, जितनी भी है अवेलेबिलिटी तो है। अब यहाँ पे जब मौजूद हैं तो फिर ये ज़ाहिर है इनको हम काउंट करेंगे, लेकिन जब हम इन दोनों की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे इग्नोर किया थ्रेशोल्ड कंडीशन के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम जो होंगे वो तीनों के सम के इक्वल होंगे। ये देखें टोटल नंबर ऑफ़ एटम जो हैं हमारे पास N0 इज़ इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ पे जितने एटम्स हैं, यहाँ पे जितने हैं, यहाँ पे जितने, सब को हमने सम अप कर लिया। अब देखें यहाँ पे जब हमने इनको सम अप किया है तो पहले भी हमने ये बात की है कि N3 को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर भी हम इनको इग्नोर कर देंगे। तो इनको इग्नोर किया तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 2 स्टेट्स आ गई, E1 स्टेट के लिए आ गए और E2 स्टेट के लिए आ गए। लिखेंगे ज़रूर हम, लेकिन इनको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये इनके लिहाज से ये बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पर। तो देखें N1 इज़ इक्वल टू N0 माइनस N2 आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये वाली वैल्यू उठा के दूसरी तरफ लेके N2 की, तो ये आ गया N1 इज़ इक्वल टू N0 माइनस N2 आ गया। अब देखें हमने क्या किया कि इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को हमने कंपेयर करवा दिया। जब हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा N2 माइनस NTH
इज़ इक्वल टू एन नॉट माइनस एन टू। क्यों? क्योंकि देखें इन दोनों को हमने कंपेयर करवाया इन इस इक्वेशंस को। यहाँ से हम क्या करेंगे, एन टू की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, इसको यहाँ पे लाके प्लस कर दिया। जब इसको लाके यहाँ पे हमने प्लस किया तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आई है एन नॉट माइ प्लस एन टी एच, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब ये टू जो यहाँ पे बच रहा है इसको हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो कंडीशंस है, एक एन नॉट टर्म यूज़ हो रही है, इसके अलावा एक थ्रेड शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि एन नॉट जो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल इन 3 लेवल लेज़र सिस्टम, जितने भी E1 स्टेट के, E2 स्टेट, E3 स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं, उन सब का जो सम है वो मच ग्रेटर दैन द थ्रेड शॉर्ट कंडीशन। थ्रेड शॉर्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है उससे ये बहुत ही ज़्यादा होगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि थ्रेड शॉर्ट कंडीशन के लिए यानी कि जितने लेज़र एक्शन के लिए नंबर ऑफ़ एटम्स चाहिए उनसे टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़ाहिर है अगर ये मच ग्रेटर है तो फिर हम इसको NTH को इग्नोर कर देंगे। जब इसको इग्नोर किया तो ये वाली कंडीशन हमारे पास बन गई NTH, ये इसको हमने इग्नोर कर दिया तो ये वाली टर्म हमारे पास के N2 यानी कि E2 स्टेट के ऊपर जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो ग्रेटर देन होने चाहिए टोटल नंबर के हाफ से ज़्यादा, ग्रेटर होने चाहिए टोटल नंबर के हाफ से ज़्यादा। यानी कि अगर हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर N2 एटम्स अवेलेबल हैं तो वो ज़्यादा होने चाहिए टोटल नंबर के हाफ से भी ज़्यादा होने चाहिए, तो फिर लेज़र एक्शन पॉसिबल है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि फॉर द लेज़र एक्शन नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम शुड बी ग्रेटर एट द एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट दैन द हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एटम्स। अब हम बात करते हैं 4 लेवल लेज़र सिस्टम की। तो 4 लेवल लेज़र सिस्टम में सेम वही टर्म्स हम यूज़ करेंगे, एक E1 स्टेट यूज़ करेंगे, E2 स्टेट, E3 स्टेट और E4 स्टेट है। तो यहाँ पर E1 स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ एटम जो है वो N1 है, N2 है, N3 है और फिर N4 फॉर E4 स्टेट। तो सबसे पहले तो हमने इसकी ये कंडीशंस देखनी है कि ये वाली यहाँ से एटम्स जब E1 स्टेट के ऊपर हम पम्पिंग सोर्स सप्लाई करेंगे ये उठा के ऊपर को एटम्स को भेज देगा यहाँ पर, और ये वाली E2 स्टेट यहाँ पर नॉन रेडिएटिव एमिशन हो रही होगी, यानी कि यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा एनर्जी मिट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एटम बहुत ही कम टाइम के लिए स्टे करते हैं। हालांकि फिर ये वाली स्टेट जो है E3 स्टेट है ये बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा टाइम होता है स्टेट के लिए, और यही E3 स्टेट जो है यही लेज़र एक्शन के लिए पॉसिबल होगी। यानी कि जब एटम्स E3 स्टेट से E2 स्टेट की तरफ जा रहे होते हैं तो उसी वक्त लेज़र एक्शन हो रहा होता है, क्यों यहाँ पर रेडिएटिव एनर्जी मिट हो रही है, रेडिएटिव एमिशन हो रही होती है। और E4 से जब एटम्स E4 से E3 तक आते हैं फिर नॉन रेडिएटिव होती है, यानी कि यहाँ से जो एटम्स फोटॉन्स की एमिशन होगी वो लेज़र एक्शन में यूज़ नहीं होगी। या फिर E2 स्टेट से जब E1 स्टेट की तरफ एटम्स आ रहे होंगे तब भी लेज़र एक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ओनली लेज़र एक्शन विल बी पॉसिबल फॉर E3 स्टेट टू E2 स्टेट, यहीं पर लेज़र एक्शन पॉसिबल होगा। क्यों, एक बार और सुन लें कि यहाँ पर टाइम बहुत कम है E4 स्टेट के ऊपर। E2 स्टेट से जब एटम्स E1 स्टेट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी टाइम बहुत ही कम होगा और यहाँ पर नॉन रेडिएटिव एमिशन होगी, और E2 से E1 की तरफ भी नॉन रेडिएटिव एमिशन होगी। ये सारी चीज़ें हम 4 लेवल लेज़र सिस्टम की रेट इक्वेशन निकालते हुए और उसकी पॉपुलेशन इन्वर्जन निकालते हुए ये सारा कुछ हम सीख चुके हैं। तो आप उधर से भी देख सकते हैं उन वीडियोज़ में से भी। तो जस्ट मेटास्टेबल स्टेट के लिए यानी कि E3 से E2 स्टेट की तरफ जब एटम्स आ रहे होंगे तो उसी वक्त लेज़र एक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम रिलेटिव पॉपुलेशन निकालने के लिए हम दो टर्म्स का सहारा लेते हैं, यानी कि N1 और N2 का सहारा लेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर हम बोल्ट्जमैन इक्वेशन भी यूज़ करेंगे। अब बोल्ट्जमैन इक्वेशन ही हमें रिलेटिव पॉपुलेशंस के बारे में बताती है, यानी कि जब हम कंपेयर कराते हैं N1 स्टेट के लिए N1 नंबर ऑफ़ एटम्स को और N2 को कंपेयर कराते हैं तो उसके लिए हमें बोल्ट्जमैन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बोल्ट्जमैन इक्वेशन जो है वो सिंपल वे में N इज़ इक्वल टू E रेज़ पावर माइनस E ओवर KT
टी हमारे पास टेम्परेचर है, ई एनर्जी है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इसके अलावा एन नंबर ऑफ़ एटम्स एट एनी स्टेट, जो कि किसी भी स्टेट के ऊपर हों उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले तो हम के को सॉल्व करते हैं। तो के की वैल्यू बेसिकली हमारे पास होती है 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पर चूँकि हमें जूल में एनर्जी नहीं चाहिए, हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, इन दोनों टर्म्स को 1/1.38 ओवर 1.6 की ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.8625, और ये वाली टर्म ऊपर जाके प्लस हो गई। तो जब ये प्लस हुई तो यहाँ से हमने ये वैल्यू सेपरेट कर ली, दोनों जब प्लस हुई तो यहाँ पे -4 आ गया। अब इसके डेसिमल को राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास 8.625 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये किसी भी स्टेट के लिए नंबर ऑफ़ एटम्स को बयान करता है। अब पहली स्टेट के लिए हम देखते हैं जो कि ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट ये E1 स्टेट, इस स्टेट के लिए हमने देखा तो N1 जो है N1 फर्स्ट स्टेट है, N1 इज़ इक्वल टू E माइनस E1 ओवर KT। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए आ गया, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट स्टेट थी तो इसके लिए हमने टर्म 1 यूज़ की। इसी तरह ये E2 स्टेट के लिए आ गया तो E2 स्टेट की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करवाना है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। बाद में हम जानते हैं कि जब बेसिस सेम हो तो उसके जो पावर्स होती है वो सम हो जाती है। तो इन दोनों को हमने सम कर दिया। तो सम करने के बाद फर्दर हम इसका मैथ वर्क देखते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, 1/KT हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास KT जो बना है ये एक थर्मल कंडीशन आ गई। रूम टेम्परेचर के लिए ये 0.025 इलेक्ट्रॉन बन जाएगी। तो इस तरह हमने ये दोनों का कंपैरिजन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए। बुक के ऊपर मेंशन है ये सारी वैल्यूज़। अब यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू E2 स्टेट से E1 स्टेट की तरफ। तो जब भी हमने पंपिंग सोर्स अप्लाई करना है, यानी कि एटम्स को E1 स्टेट से E2 स्टेट की तरफ या E3 स्टेट की तरफ या फिर E4 स्टेट की तरफ भेजना है, तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमने उनको एनर्जी कितनी प्रोवाइड करनी। अब देखें कि अगर यहाँ पर E3 स्टेट E4 स्टेट है, हम चाहते हैं कि E1 से E4 की तरफ एटम्स को हम भेज दें, उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अब ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा एनर्जी हमने E1 स्टेट से जब E4 स्टेट की तरफ एटम्स को भेजना है, E4 स्टेट के ऊपर पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। E4 से E1 के डिफरेंस के इक्वल होगी। अगर हम इतनी एनर्जी इन एटम्स को सप्लाई करते हैं तभी एटम्स E4 स्टेट तक पहुंचते हैं। या फिर अगर हमने ग्राउंड स्टेट E1 स्टेट से E3 तक भेजना है तो फिर इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने E1 स्टेट से E2 स्टेट की तरफ एटम्स को भेजना है तो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। अगर तो कम है तो फिर एटम्स इस स्टेट पर नहीं पहुंचते, लेकिन अगर ज़्यादा इस स्टेट से इन दोनों के डिफरेंस, यहाँ पे देखें E2 स्टेट से E1 की तरफ अगर हम इससे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर देते हैं तो फिर एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे, इन स्टेट्स के ऊपर नहीं पहुँचेंगे, एटम्स अपनी स्टेट को छोड़कर चले जाएंगे। इसके अलावा अगर हम कम देते हैं तो फिर ये अपनी इस स्टेज को ओवरकम नहीं करेंगे। तो अब ये वाली टर्म हम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो वो देखना है कि हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है एनर्जी निकालने के लिए किसी भी स्टेट की, mg² e⁴ ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर और h का स्क्वायर। अब यहाँ पर m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, g एटॉमिक नंबर है, e चार्ज है, एप्सिलॉन इज़ आल्सो कांस्टेंट, n जो भी स्टेट हमने निकालनी, अगर 1 निकालनी तो वहाँ पे 1 पुट करेंगे, दूसरी स्टेट निकालनी दूसरी स्टेट के लिए पुट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली हमारे पास ये सारी की सारी टर्म्स ये
ये इतनी टर्म्स हैं, ये सारी की सारी कांस्टेंट है। जी की वैल्यू हम मोस्टली 1 पुट करते हैं अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी और एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसके लिए हम ये फिर 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो बेसिक टर्म्स आ जाएंगी En इज़ इक्वल टू, पहले तो ये सारे के सारे जी को छोड़कर सारे वर्ड जो हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू पुट की तो इनका जो कॉमन रिजल्ट आता है वो हमारे पास ये आ जाता है -2.178 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻18 1/n का स्क्वायर हमने सेपरेट कर लिया। अब जब हमने बात करनी है एवोगैड्रो नंबर के साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास ये टर्म बन जानी। जब ये टर्म आएगी तो यहाँ पे n स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब यहीं से फिर हम वैल्यूज़ निकालते रहते हैं। E1 स्टेट के लिए सबसे पहले निकाल ली, फिर E2 स्टेट के लिए निकाल ली, फिर E3 स्टेट के लिए निकाल ली। तो बेसिक डिफरेंस जो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए बेसिकली हमने निकाला है E2 माइनस E1 आ गया, वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, एनर्जी डिफरेंस आ गया। अब जब हम इसकी थर्मल कंडीशंस के ऊपर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा नियरली इक्वल टू 400 के इक्वल आता है। अब चूँकि यहाँ पर देखें तो इसके साथ माइनस आता है तो ये इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। जब हमने माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट की है तो इन्फिनिटी की वैल्यू माइनस के साथ है, नीचे आकर ये डेसिमल में जब आएगी, सॉरी ये जब बार के नीचे आएगी तो फिर ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो फिर n2 विल बी इक्वल टू 0। तो ये n2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। तो यहाँ पर देखें कि n2 की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ रही है। और इसी तरह थ्रेड शॉट कंडीशन हमारे पास, जिस तरह हमने बार बार इसी चीज़ का जिक्र किया है कि जो 4 लेवल लेज़र सिस्टम है उसमें N3 से N2 की बात करते हैं जो कि लेज़र एक्शन के लिए पॉसिबल होता है। और ये फिर थ्रेड शॉट कंडीशन इससे ग्रेटर होती हैं, थ्रेड शॉट कंडीशन से ये ग्रेटर होती है ये वाली टर्म। तो यहाँ पर N2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, तो फिर N3 विल बी ग्रेटर दैन थ्रेड शॉट कंडीशन। जब हमने इन दोनों का आपस में कंपेयर करवाया तो ये फिर एक लार्ज क्वांटिटी बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस टर्म इज़ शोइंग दैट इट इज़ वेरी इजी टू पंपिंग इन 4 लेवल लेज़र सिस्टम रादर दैन द 3 लेवल लेज़र सिस्टम और 2 लेवल लेज़र सिस्टम। तो पंपिंग सोर्स 4 लेवल लेज़र सिस्टम के ऊपर अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसीलिए हम ये बात करते हैं कि इसमें लेज़र एक्शन बहुत ही ज़्यादा इजीली पॉसिबल है। और सबसे ज़्यादा जो उस वक्त लेज़र सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं वो 4 लेवल लेज़र सिस्टम ही है।